गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट है, ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन नागालैंड के कोहिमा जिले में किया गया। तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखें कि इसका किया गया है ऑरेंज फेस्टिवल का, ठीक है। ये कौन सी एडिशन है? 4th एडिशन है। प्लस इसका उद्घाटन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। और यह इसकी थीम क्या रखी गई? ऑर्गेनिक ऑरेंज। ऑर्गेनिक ऑरेंज इसकी थीम रखी गई। गॉट माय पॉइंट? ऑर्गेनिक ऑरेंज, ठीक है। चलिए नाउ अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसकी थीम तो चलिए ऑर्गेनिक ऑरेंज रखेगी। ऑर्गेनिक ऑरेंज का मतलब हो जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थों का मिलावट नहीं होना। ओके। एंड अनदर इंफॉर्मेशन, नागालैंड की स्थापना दिवस कब है? 1 दिसंबर मनाया गया। कब मनाया गया? 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस जो है यह मनाई गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले इस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा कि अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का जो है नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात आती है अनिल कुमार लोहाटी को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये फॉर्मर क्या रहे हैं? ये फॉर्मर यानी फॉर्मर चेयरमैन एंड CEO ऑफ किसके हैं? ये रेलवे बोर्ड के। रेलवे बोर्ड में थे इससे पहले, ठीक है। और वहां के बाद इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई? इनकी नियुक्ति हो गई ट्राई में। ट्राई, तो किसी भी वर्ड के लिए ट्राई यानी TRAI, ट्राई। तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म को हमेशा याद रखें जब इस प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं, तो फुल फॉर्म को ये ध्यान रखें। टेलीकॉम रेगुलेटरी authority of India. Okay, and when it was established in 20th February 1997. Okay, ये कुछ पॉइंट्स इसको लेकर के ध्यान रखेंगे। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसकी जो स्थापना की गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो दूर संचार के क्षेत्र में इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य है दूर संचार के क्षेत्र में यानी टेलीकॉम के सेक्टर में। ओके, दूर संचार क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या करना है? एक आपका कह सकते हैं कि बिल्कुल फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। दूर संचार के क्षेत्र में निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वातावरण प्रदान करना। वातावरण प्रदान करना यानी कह सकते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट ये हो गई आपकी इन्वायरमेंट। ये है आपका, इसी उद्देश्य के साथ में ट्राई का गठन किया गया। नाउ अब तो ये ओवरऑल हो गया कि इसका उद्देश्य क्या हो गया। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो यहाँ पर एक दिया गया है कि इसमें चेयरमैन, एक तो आपका चेयरमैन है, एक अध्यक्ष हो गया, प्लस इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य अधिक नहीं हो सकते, यानी 2 फुल टाइम मेंबर्स के अलावा इससे अधिक नहीं हो सकते। 2 क्या होंगे? पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इससे अधिक जो है नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी टोटल कितने होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं, टोटल 3। एक चेयरमैन हो गए और दूसरे 2 पूर्णकालिक सदस्य। अगर अब बात की जाए कि इसके जो चेयरमैन होते हैं इसका टाइम पीरियड यानी कार्यकाल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्राई का या तो यहाँ पर 3 ईयर्स होगा, है ना, या 65 ईयर्स 65 वर्ष, या अगले आदेश तक, यानी इनमें से जो भी पहले आए, यहां पे लिखे इनमें से जो भी पहले आए, जो भी पहले आए वही इसमें क्या होगा? कार्यकाल इसका हो जाएगा। या तो 3 साल होंगे, या 65 साल होंगे, या अगले आदेश तक। तो ये ध्यान रखना है अनिल कुमार लोहाटी जी को लेकर के, यानी लोहाटी जी का मतलब हो गया इस अध्यक्ष के पद से संबंधित इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ तो ओवरऑल आपको यहाँ पर इसे बस ध्यान करेंगे। टोटल इंफॉर्मेशन ये हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली
तो भारत की पहली कौन सी है मौखिक गगनमें गोली? सहेली। का निर्माता डॉक्टर नित्या आनंद, इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। नित्या आनंद जी की डेथ हो गई। इनके बारे में इनसे रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं जहां पे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 1974 से लेकर 84 तक CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च कह सकते हैं कि इनोवेशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ओके। नाउ जिसे हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में से क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय औषधि। हिंदी में से क्या बोलेंगे? केंद्रीय औषधि यानी ड्रग, है ना। रिसर्च यानी अनुसंधान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट, ओके। इंस्टीट्यूट कब से कब तक रहे? 74 से लेकिन 84 तक। लेकिन इसमें क्या थे? ये इसके पूर्व निदेशक रहे, ये 10 साल इसमें पूर्व निदेशक रहे। बिफोर दैट यानी जब CDRI की स्थापना की गई, इसकी स्थापना हुई इन ईयर 1951, तब से ये इसमें क्या थे? तब से ये इसके मेंबर थे, सदस्य थे, ठीक है। तब से इसके मेंबर्स और सदस्य थे और 74 से 84 तक इसके पूर्व निदेशक नियुक्त किए गए थे। नाउ अब ये तो इनके बारे में हो गया, और इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, इन्हें 2012 में आप यहाँ देख रहे हैं, उस समय प्रतिभा पाटिल जी, इन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री इन 2012, ओके। ये इंफॉर्मेशन हो गया किसको लेकर के? तो नित्या आनंद जी को लेकर के। अब बात आती है सहेली के ऊपर, ठीक है। सहेली क्या है? विच टाइप ऑफ डिसीज? तो ध्यान रखिएगा, सहेली एक आपकी नॉन हार्मोनल, ठीक है, नॉन हार्मोनल, नॉन एस्ट्रोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इसे 2016 में भारत सरकार ने क्या किया था? 2016 में इसे राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम, ठीक है, इस कार्यक्रम में यानी हम कह सकते हैं कि नेशनल फैमिली प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था। कब? भारत सरकार ने कब इसे शामिल किया? 2016 में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई आपकी किसको लेकर के? सहेली के बारे में और नित्या आनंद जी के बारे में, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। शहीद दिवस कल की क्लास में डिस्कस कर चुके। शहीद दिवस 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1948 में ही क्या हुआ था? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, है ना, बिरला भवन में, नई दिल्ली के बिरला भवन में। तो तब से क्या मनाया जाता है? हमारा शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बैलिस्टिक मिसाइल चिंताओं के बीच ईरान ने 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए। चिंताओं के बीच, इसका कहने का मतलब ये है कि इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के मुद्दे जो हैं काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो इन्हीं चिंताओं के बीच में यह जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है या उपग्रह लॉन्च कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा बताया गया कि चिंताओं के बीच में, ये इसका रीज़न है। चलिए, तो बैलिस्टिक मिसाइल, अब हम देखेंगे कि ईरान के वो 3 सैटेलाइट कौन कौन से हैं। ईरान के ये 3 जो सैटेलाइट इसने लॉन्च किए हैं, वो 3 सैटेलाइट कौन कौन से हैं, है ना, 3 सैटेलाइट। तो सबसे पहले लिख लें, वह उपग्रह पहला लिखें आप यहाँ पर मेहदा, ठीक है, मेहदा हो गया। दूसरा क्या? मेहदा लिखें, फर्स्ट मेहदा। दूसरा लिखे कायहान 2, ये हो गया। एंड थर्ड वन का नाम लिखेंगे यहाँ पर हतेफ 1, ठीक है। ये 3 सैटेलाइट हो गए, 1, 2 एंड 3, ये 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब ये जो मेहदा है, ये किस प्रकार का है? यह एक रिसर्च सैटेलाइट है, यानी शोध उपग्रह है। क्या है यह? शोध उपग्रह, रिसर्च सैटेलाइट। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक नैनो उपग्रह। नैनो उपग्रह भी किस टाइप का होगा? तो जो आपकी वैश्विक स्थिति है, जो वर्तमान में वैश्विक स्थिति और जो संचार केंद्र पर, किस पर है ये? संचार यानी कम्युनिकेशन पर केंद्रित है ये, ठीक है। किस पर होगा? संचार पर केंद्रित एक नैनो उपग्रह है ये। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, केंद्रित क्या हो जाएगा ये? नैनो उपग्रह, नैनो सैटेलाइट,
नैनो सैटेलाइट। क्लियर, ये हो गया शोध उपग्रह और ये नैनो सैटेलाइट। चाहे तो आप लोग केवल एक एक वर्ड में भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा यहाँ की एक जो समाचार एजेंसी है, इसने एक और रॉकेट का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया। उस रॉकेट के बारे में विशेष यानी डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, केवल नाम ध्यान रख लीजिए। मे भी कभी पूछ सकता है कि कॉलम ए कॉलम बी को मिला दे कि कहाँ का कौन सा रॉकेट है, तो वहाँ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस एक कौन सी रॉकेट है, रॉकेट का नाम ध्यान रख ले, सिमोर्ग रॉकेट, ये भी ईरान का ही है, ठीक है। सिमोर्ग रॉकेट, 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 ओके, सिमोर्ग रॉकेट। इसका भी एक सफल उपयोग जो है शामिल है इसमें। कहाँ का है यह? ईरान का है, ईरान। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ईरान को लेकर के एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखें कि एससीओ का मेंबर है। एससीओ का ईरान क्या है? 9th मेंबर है, 9th मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 9th मेंबर है। इसके अलावा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रशिया हो गया। तो भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? भारत एंड पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। एससीओ में कब शामिल हुए थे? इन ईयर 2017, है ना। इसके अलावा ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया एंड 9th मेंबर एससीओ बना है। आपको सवाल देखिए, सवाल तो ये सवाल पूछती हूँ, आप लोग रिप्लाई भी नहीं आते, इवन तो फिर भी मैं सवाल पूछ ले रही हूँ। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। ओके, नाउ एक चीज और कंफर्म करना था कि आप लोग स्टूडेंट्स लाइव क्लास लेना चाहते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो। आप लोग इसका रिप्लाई मुझे देंगे उस अकॉर्डिंग। अगर आप लोग लाइव लेना चाहेंगे तो क्लास को लाइव, क्योंकि लाइव क्लास में होती क्या है, आप स्टूडेंट्स बहुत है जो मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपने आप से इसका रिप्लाई करें और जहां मेजोरिटी जिसकी अधिक होगी क्लास उस तरीके से चलाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है? केजरीवाल ने एक नई सौर नीति का अनावरण किया जो बिजली बिल को शून्य करने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए सौर नीति, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके इस एग्जाम में जो सवाल बनेंगे कि सौर नीति 2024 का अनावरण किया गया है निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा, है ना, या नाम दे दे तो केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया है। और दूसरी चीज कि इससे क्या होगा, बिजली के बिल को यह शून्य करने में मदद करेगा। देखिए हालांकि केजरीवाल की सरकार कहाँ पर है? दिल्ली में, यहाँ पे पंजाब में भी है। क्या किया गया है कि कुछ ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर 200 यूनिट तक तो ऑलरेडी बिजली जो है माफ है, यानी यहाँ पे नहीं करना होता है। ओके, और अभी रिसेंट में साउथ में भी किया गया है, ये मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। तो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि साउथ के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे रिसेंटली 200 यूनिट तक बिजली को क्या की गई है, माफ कर दी जाएगी, यानी जीरो बिल, जीरो बिल, ठीक है। अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। तो केवल आपको आंसर बताना है, मैं क्लास में बता चुकी हूँ। ओके, क्लास हो चुकी है इस पे। नाउ तो हम लोग देख लेते हैं सौर नीति। सौर नीति कौन सी है? ये सौर नीति 2024। इसके तहत कुछ बेसिक चीज़ों को बस ध्यान रखिएगा, सभी कुछ यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए पे एक जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से यहाँ पे ध्यान रख ले, इसका जो टोटल बजट रखा गया है, बजट कितना है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत बजट है करीब 570 करोड़। ये इतना का बजट का यह पूरा आपका है पैनल जो है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्या किया जाएगा कि आपकी अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, इस सौर नीति के तहत अगर आप चलेंगे तो 20% जो है बिजली की जो खपत है वो इसी के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अनदर पॉइंट क्या है। इससे क्या होगा कि 2027 तक कितना हो जाएगा, 20% जो आपकी क्या कह सकते हैं बिजली की खपत है ना, 20% बिजली खपत किस माध्यम से होगी? सौर ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा। एक्चुअली इसमें एक चीज और किया गया है। क्या किया गया है? जो भी कंज्यूमर्स होंगे यानी जो उपभोक्ता होंगे, उन उपभोक्ताओं को इसके तहत उपभोक्ताओं जो होंगे, जो उत्पादन करेंगे, मतलब जिस हिसाब से, कहने का मतलब है उत्पादन आधारित, इनको क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आप जितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसी हिसाब से आपको प्रोत्साहन जो है यहाँ पे राशि तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आपकी बिजली की जो कटौती है जो आपको पे करना होता है उसको जरूर लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें एक फायदा किया गया है। अब चूंकि बात आती है
किसको लेकर के, ये तो पूरा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, चूंकि एक पूरा नीति है, पॉलिसी है, तो इसमें बहुत कुछ देना है, लेकिन हमें उतना नहीं देखना है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं हम केवल उसे फोकस करेंगे। अब बात आती है, यहाँ पे एक सौर पैनल आपको दिख रहा है ना, इसके तहत क्या किया जाएगा, आप सौर पैनल को कहाँ लगाएंगे, जाहिर सी बात है छतों पे लगाएंगे। तो बोला गया है कि अगर आप इस सौर पैनल को लगा रहे हैं तो इस सौर पैनल से होगा क्या, इस पूरे पैनल से सपोज आपको पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आप कितना कमा लेंगे इस सौर पैनल से, 700 से लेकर के 900 रुपीज तक आप इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। और जब आप इतना कमाएंगे तो इस पैनल को लगाने में जो आपकी लागत आ रही है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, विद इन 4 ईयर्स इस पूरे पैनल के लिए, इस पूरे पैनल में क्या होगा, इस पूरे पैनल के लिए विद इन 4 ईयर्स यानी 4 साल में आपकी ये लागत जो है वो मिल जाएगी, आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस पैरेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो किस झांकी ने जीता है प्रथम पुरस्कार, तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने, ठीक है, 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। नाउ झांकी का अगर पूछा जाए कि इस झांकी का विषय क्या रहा, तो विषय था इसका भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत क्या है, लोकतंत्र की जननी। भारत क्या है, लोकतंत्र की जननी, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक इमेज शो हो रहा है आपको, है ना, इस इमेज का क्या मतलब है। तो ये तो लोकतंत्र की जननी बोल दिया गया, तो आज की इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन होगी ना, तो इसकी दो स्पेशलाइजेशन, दो विशेषता को ध्यान रखें। फर्स्ट है आपकी 3D, 3D इलेक्ट्रॉनिक, ओके, 3D इलेक्ट्रॉनिक विजुअलाइजेशन, क्या है, विजुअलाइजेशन। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया गया, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इसके माध्यम से जो आपकी प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत, ओके, आधुनिक भारत तक की क्या किया गया, आधुनिक भारत तक की जो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के विकास को, यानी टोटल जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, लोकतंत्र के विकास को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, ठीक है, इस लोकतंत्र के विकास को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, ये प्रदर्शित किया गया। ये तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता ये है कि आपको यहाँ पे एक इमेज में, यहाँ जस्ट थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान रख ले कि दूसरी विशेषता में यहाँ पर हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, और यहाँ पर डॉक्टर कौन है, BR अम्बेडकर। ये कुछ भेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर अम्बेडकर भेंट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक दूसरी विशेषता ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा क्या किया जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की जो भेंट की जा रही है उसी को एक प्रतिकृति यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। ओके, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे बस ध्यान रख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक दूसरी विशेषता ये हो गई, ओके, संविधान की जो दिया जा रहा है, संविधान की प्रतिकृतियां को प्रदर्शित की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट अनदर इंफॉर्मेशन। कृषि क्षेत्र में कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्या बोला गया है, कार्बन बाजार के लिए। आखिर ये कार्बन बाजार जो लाया जा रहा है तो किसके लिए होगा, तो ये किसके लिए होगा ये कार्बन बाजार, तो ये होगा छोटे और मध्यम किसानों के लिए, छोटे और मध्यम किसानों के लिए, ठीक है, छोटे और मध्यम किसानों के लिए क्या कर रहा है, ये कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, इसका लाभ उठाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या लाया जा रहा है, तो कार्बन बाजार के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। किसके लिए, छोटे और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर कार्बन क्रेडिट को ला रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा, तो इससे होगा फायदा कि जो पर्यावरण अनुकूल पद्धति है ना, पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति,
को क्या होगा, अपनाने में मदद मिलेगी, को अपनाने में तेजी आएगी, है ना, अपनाने में तेजी। बस यही इसके बेनिफिट्स होंगे। क्लियर। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। उड़ीसा सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना शुरू किया है। तो लाभा योजना किस सरकार के द्वारा लाया गया है? लाभा योजना किस सरकार के द्वारा लाया गया है? लाभा योजना। तो क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान रखेंगे किसके द्वारा है? यह उड़ीसा सरकार के द्वारा है। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? तो इसके तहत सबसे पहले जो आपके लघु वन उपज यानी कह सकते हैं मिनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उनके लिए लघु वन उपज है ना, इनके लिए किया जा रहा है 100% जो वित्त पोषित राज्य वित्त पोषित आप यहाँ कर ले 100%, यानी किसके द्वारा? तो स्टेट फंडेड बाय MSP स्कीम। जो लघु वन उपज वाला है इनके लिए 100% स्टेट फंडिंग यानी हो गया आपका राज्य वित्त पोषित राज्यों के द्वारा क्या किया जा रहा है? लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित क्या है यह? वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या हो गया? MSP। किसके लिए? लघु वन उपज यानी मिनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मिनी फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। MFP के लिए MSP 100% राज्य वित्त पोषित करेगी। ओके, इससे होगा क्या? इससे क्या फायदा होगा? सपोज जैसे कोई एक आदिवासी व्यक्ति है ना, कोई एक आदिवासी व्यक्ति, आप मान लें कि कोई एक आदिवासी व्यक्ति, समझने के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे लिख लें, कोई एक आदिवासी व्यक्ति है, ये क्या करेगा? अपने लघु वन उपज को ये क्या करेगा? जो उड़ीसा गवर्नमेंट की एक आपके आती है, उड़ीसा गवर्नमेंट में क्या है? जनजातीय विकास यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड। ठीक है, सहकारी निगम लिमिटेड, यानी इंग्लिश में बोले तो TDCC, जनजातीय विकास, हाँ OL। ओके, इसके जो खरीद केंद्र हैं, इन खरीद केंद्रों पर क्या करेगा? वो अपने लघु वन उपज यानी MFP को ये बेच सकेगा, लघु वन उपज को बेच सकेगा। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि कोई भी आदिवासी, इससे क्या होगा? इसको एक उचित मूल्य मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? कि इसके जो भी आप देखेंगे कि हर साल क्या करेगी सरकार, अब लघु वन उपज वालों का जो कह सकते हैं कि MSP जो है हर बार राज्य सरकार ही तय करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इनके MSP को हर साल इनका जो MSP किसको, मतलब राज्य सरकार के दौरान इनका MSP तय किया जाएगा। किसका? लघु वन उपज वालों का। कौन तय करेगी? राज्य सरकार तय करेगी। किस माध्यम से? MSP के माध्यम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से। तो उनको एक उचित मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और वैसे भी उड़ीसा में देखेंगे तो 13 ऐसे वर्ग हैं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिन्हें PBTG बोला गया है ना। और उड़ीसा की अन्य इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? उड़ीसा में अम्मा बैंक है, बाली यात्रा योजना है, जो कि आपकी सबसे पहला देखा जाए तो एशिया का ओपन एयर फेस्टिवल है, जो कटक के महानदी के तट पर मनाया जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक है। 9 राजस्थान और MP में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP, संशोधित PKC ERCP, यानी क्या हो गया? ERCP का मतलब होता है ERCP का मतलब हो गया ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, यानी हिंदी में बोले तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, नहर परियोजना। ओके, नाउ एक्चुअली क्या है कि 2022 में नदियों को जोड़ने को लेकर क्या की गई थी? एक विशेष समिति द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। किसको लेकर के? तो राजस्थान हो गई और MP हो गया। और अब क्या किया गया है? केंद्र मंत्रालय, जैसे आप देख रहे हैं ना कि केंद्र मंत्रालय भी यहाँ जुड़ गई, यानी जल शक्ति मंत्रालय के साथ MOU हो गया है। तो पहले से कौन कौन था? राजस्थान था और MP था, और अब इसमें केंद्र सरकार भी जुड़ गई है ना, इस MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये तो एक अंदर इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा,
इसको लेकर के आप कह सकते हैं कि जो अंतर्राज्यीय जल नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये काम करेगा, अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना के तहत। इसके अंतर्गत अब जैसे पार्वती, काली सिंध, चंबल हो गया, तो इसके अंदर सब कैनाल भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये पानी को लेकर बेसिकली इसमें और कुछ यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट है प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, हेडिंग बस ध्यान रखना है, इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन और यहाँ लिखने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी को किया गया। हीरक जयंती एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को क्या किया, गणतंत्र दिवस जो हमारे संविधान को स्थापित किया गया था, और ये इसका क्रियान्वयन कब से किया गया, 28 जनवरी, ठीक 2 दिन के बाद से किया गया। तो इसलिए 28 जनवरी को हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बोला गया है कि 7% से बढ़ने का अनुमान है, और इसका एक आर्थिक समीक्षा जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। यह एक सवाल बनता है आपको लेकर के, एक बार एक क्वेश्चन आ चुका था कि वर्तमान में क्वेश्चन आया था कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताया है, बस इसको एक बार लिख लें, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ठीक है। एक सवाल एक बार आ चुका था एग्जाम में, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, वी अनंत नागेश्वर। कौन है, नागेश्वरन, नागेश्वरन। ओके, नाउ इनकी जो रिपोर्ट आई, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट की गई, इस रिपोर्ट को क्या बोला गया, मिनी इकोनॉमिक, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 में क्या बताया गया इस रिपोर्ट ने, भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन होने की संभावना है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को जरूर याद रख लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। देखिए समलई और क्या बोला गया है, एक नाम दिया गया है, हाँ समलई मंदिर, ठीक है। समलई मंदिर एक वहां पर समलेश्वरी मंदिर है, ठीक है, और उसी के आधार पर इसको बोला गया है समलई मंदिर परियोजना। तो समलई का फुल फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर उड़ीसा पीसीएस देते तो मे बी वहां एक मिनट के लिए पूछ सकता था, और कहीं पूछेगा नहीं, तो केवल समलई को ध्यान रखें, ठीक है। समलई मंदिर परियोजना, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, उसका उड़ीसा के सीएम के द्वारा किया गया है। कहाँ पर, संबलपुर में किया गया है समलई मंदिर परियोजना। यहाँ पर समलई मतलब क्या है, एक समलेश्वरी मंदिर, समलेश्वरी एक मंदिर है, ठीक है, उसी को लेकर के इस पे जो है एक मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखें, कहां पर, महानदी के तट पर, महानदी तट। ओके, अब यहाँ पर और उसका बजट कितना रखा गया है, इसका बजट है अप्रोक्स 200 करोड़ का, ठीक है, 200 करोड़ का जो है बजट से यह निर्मित किया गया, क्योंकि इसका उद्घाटन हो चुका है, निर्मित किया गया 200 करोड़, ठीक है। नाउ एक चीज और ध्यान रखिएगा, समलई मंदिर तो ये हो गई, एक समलेश्वरी ट्रेन भी चलाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है, एक समलेश्वरी ट्रेन भी चलती है और एक मंदिर भी है। चलिए कहां पर है, संबलपुर में है। अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, रजनी सिंह, प्रीति रजक, चंद्रा कोचर, हिमानी शेखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रीति रजक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी ने किया, बिल्कुल सही। पीएम मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट DGSCR डिजिटल कोर्ट 2 और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई द्विभाषी वेबसाइट भी लॉन्च की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन बेस्ड था, इसलिए मैंने वहां पे इसकी डिटेल और आप लोग को नहीं बताई थी। इसके रिगार्डिंग ये थोड़ी सी और डिटेल है यहाँ पर आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के डैश से बढ़ने का अनुमान है 7.2%, 7.6%, 7% एंड 6.5%। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7%। 7%। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 6.5%। ये आपकी क्या है, रेपो रेट है। ओके, एंड रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। ओके, एंड MSF प्लस बैंक रेट, इसकी बात की जाए तो कितना है, इसकी बात की जाए तो कितना आ जाएगा, यह है आपका MSF प्लस बैंक रेट, ये दोनों मिला दी जाए तो हो जाएगा आपका 6.75% है।
CRR आपका 4% है एंड SLR आपका 18% है, ये ध्यान रखिएगा 18%। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समलई मंदिर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के संबलपुर में स्टार्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस पैरेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी को मान्यता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया? नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, अर्जुन मुंडा, राजकुमार सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्जुन मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बाण जाति द्रव्य योजना। क्या है? लघु बाण जाति द्रव्य योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू की। यह लघु वन उपज MFP के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्यों ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP संशोधित ERP लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राजस्थान एंड MP। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड के कोहिमा जिले में ऑरेंज फेस्टिवल के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? 5वां, 6ठा, 4था, 7वां। तो क्या होगा? 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिजोन भूषण नाग, विक्रमजीत नाग, राहुल चौधरी, अनिल कुमार लोहाटी। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी। तो ये हो गई आपकी 10 क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। RBI के कार्य समूह ने राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सिफारिशें की। आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट नाउ। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से तत्काल बाहर निकालने की घोषणा की है। यहाँ पर एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इनको बोला जाता है सहेल राष्ट्र, यानी सहेल नेशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह सहारा रेगिस्तान के किनारे जो निकटवर्ती जो सटे हुए जो देश हैं, इसके कारण इनको सहेल राष्ट्र बोला गया है। नेक्स्ट है इकोवास। इकोवास किसे बोला जाता है? इकोवास का मतलब होता है कि पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के 15 देश हैं, ठीक है, 15 देश, जो किसमें बोल सकते हैं? 15 देशों में आप देखेंगे कि क्षेत्रीय राजनीतिक यानी रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, ये आर्थिक संघ है, क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसे इकोवास बोला गया है। और यहाँ पर क्या हो गया है? तख्ता पलट के बाद सैन्य शासन आ गई है, तो लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये फाइनली यहाँ से हट गया। सदा तनसिक एक क्या है? यह भारत और सऊदी अरब के बीच में यह अभ्यास है, सदा तनसिक। ओके, सदा तनसिक भारत और सऊदी अरब के बीच में यह अभ्यास है, ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है राजस्थान में, कहां पर? बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारतीय समाचार दिवस, जस्ट स्किप इट, नो नीड ऑफ दैट। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स में 69th एडिशन जो है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो खैर ये तो आपको याद रहेगा कि एनिमल और राजा रानी के आलिया भट्ट। जानिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। और किसको हराया? डैनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के हैं। एनडीए में दोबारा शामिल होकर नीतीश कुमार जो है 9th CM बन गए हैं बिहार के। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ रोहन बोपन्ना, क्योंकि किसमें है? मेंस डबल्स में इन्होंने जीता है, ठीक है। इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नया मौसम उपग्रह, और इस उपग्रह का नाम क्या है? इनसेट। इस नया मौसम उपग्रह नाम क्या है? इनसेट 3DS, जिसकी अभी रिव्यूज एंड टेस्टिंग चल रही है, फैब में ये लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट, रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर सम्मेलन किया गया है,
नई दिल्ली में। जोमेटो पेमेंट्स को भी आरबीआई ने क्या की, मंजूरी दे दी है। भारत अमेरिका के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े सोर्स के रूप में यह उभरा है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुष्ठ रोग के लिए एक नई उपचार व्यवस्था को लागू किया है, मंजूरी दी है, यानी पहले 2 ड्रग्स थे, 2 दवा थी, अब 3 दवा कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो इसको स्किप कर दीजिएगा, 40 नंबर को स्किप कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में बेलारूस की किसने महिला सिंगल्स का खिताब ने नाम किया है? आर्यना सबालेंका ने। कहाँ की है ये? बेलारूस की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये है कहाँ की? बेलारूस की है। ओके, नाउ किस तिथि को लाला लाजपत राय की 159th जयंती जो मनाई गई है, यह है 28 जनवरी। 28 जनवरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसने 9वीं बार बिहार के सीएम? नीतीश कुमार। ऑस्ट्रेलिया के ओपन पुरुष सिंगल्स में जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप में क्या है, रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, केहान और हफ्त नामक 3 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया? ईरान ने किया है। देख ही रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ना उससे। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड्स कहाँ आयोजन किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। ICC ने किस क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटाया है? श्रीलंका। ढेंकनाल मांझी को GI टैग का दर्जा दिया गया? उड़ीसा। परीक्षा पे चर्चा का 7th एडिशन किया गया है 29 जनवरी को, ठीक है। यानी आपको एग्जाम में बहुत कूल होकर के जाना है, बुक्स पकड़ के लेकर के एग्जाम तक ना जाए, कहने का मतलब है तब तक पढ़ाई ना करते रहें। तो इस तरह का एक चर्चा किया गया है। भारतीय सेना ने कहा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? जम्मू कश्मीर। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रीति रजक। तो ये हो गए आपके आज की क्लास के महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज, करंट अफेयर्स हो गए। रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और मैं जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रिप्लाई करेंगे। एंड लास्ट थिंग कि अगर आप लोगों को लाइव क्लास लेनी है या लाइव आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो देखना है तो उसके रिगार्डिंग मैसेज जरूर कीजिएगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।